लेक्चर आप लेने जा रहे हो वो है परागकोश की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एन या फिर लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि प्रत्येक परागकोश जो होता है उसकी आंतरिक काट में 4 कोष दिखाई देते हैं। इन कोषों को आपने नाम रखा था लघु बीजाणुधानी या परागकोश 1 2 3 4। अर्थात अधिकांश जो आवृत्ति पादप जो है उनका परागकोश है वो 2 पालियों का बना हुआ होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष होते हैं। इन कोष्ठों को लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम या परागकोश या पॉलन सैक के नाम से जाना जाता है। और अब आप पढ़ने जा रहे हो परागकोश की संरचना या आप किसी एक भाग की संरचना पढ़ोगे सभी भाग की संरचना समान है। अर्थात आप दूसरे वर्ड में ऐसा भी बोल सकते हो कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। एक परागकोश की संरचना कहते हैं हम निम्न 2 बिंदुओं में करेंगे। बिंदु ए भित्ति या पाद, बिंदु बी बीजाणुजनन ऊतक या स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला भाग है भित्ति और अंदर ये जो कोशिकाओं का समूह दिखाई दे रहा है ये है बीजाणुजनन ऊतक। प्रत्येक परागकोश जो है वो 4 भित्तियों से आवृत होता है। प्रत्येक परागकोश 4 भित्तियों से आवृत होता है। नंबर 1 बाह्यत्वचा, नंबर 2 अंतःस्थिशियम, नंबर 3 टेपिटम, मध्यपरत और नंबर 4 टेपिटम। सबसे बाहर वाली जो दिखाई दे रही है वो है बाह्यत्वचा जो ऊपर भी आपको दिखाई दे रही है। उससे अंदर जो दिखाई दे रही है उसका नाम अंतःस्थिशियम। उससे अंदर जो दिखाई दे रही है वो है मध्यपरत और सबसे आंतरिक जो दिखाई दे रही है वो है टेपिटम। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सजीव चाहे वो प्राणी या पादप उनका शरीर कोशिकाओं का बना हुआ होता है और यहाँ पर जो ये परत है ये भी कोशिकाओं की बनी हुई है। अगर कोशिकाओं की ऐसी रेखा है तो इसका मतलब आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, ऐसा है तो एक स्तर है। अगर कोशिकाओं का ऐसा स्तर है तो वो द्विस्तरीय, अगर ऐसा आपने बनाया तो वो द्विस्तरीय। आप ऐसा बना सकते हो ये कोशिकाओं का एक स्तर और अगर ऐसा किया आपने तो ये कोशिकाओं का 3 और अगर आप करते हो तो ये कोशिकाओं हो गया 3। किसी भी प्रकार की कोशिका आपको भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के रूप में दिखाई देंगे। सबसे पहले देखिए बाह्यत्वचा। प्रत्येक परागकोश की संरचना 4 भित्तियों से आवृत होती है और उसमें सबसे बाहरी जो भित्ति है वो है बाह्यत्वचा। ये जो आपको दिखाई दे रही है आप और इंडिकेशन के लिए ना देख सकते हो, ये जो आप बना रहे हो इसका नाम है बाह्यत्वचा। आप देख रहे हो कोशिकाओं की केवल एक परत है और तब आप बोल सकते हो बाह्यत्वचा जो है वो एक स्तरीय होती है। अर्थात कोशिकाओं के एक स्तर की बनी हुई होती है। यह परागकोश की सबसे बाहरी भित्ति होती है और इसका जो कार्य है वो परागकोश के जो आंतरिक भाग है उनकी सुरक्षा करना है। परागकोश के आंतरिक भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, अन्य परतें व बीजाणुजनन ऊतक, इनकी सुरक्षा करना कार्य है बाह्यत्वचा या एपिडर्मिस। यह है सबसे बाहरी परत नंबर 1। नंबर 2 अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम। नंबर दूसरी परत है अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम। आप डायग्राम देख के बोल सकते हो कि बाह्यत्वचा के अंदर की ओर अंतःस्थिशियम उपस्थित होती है। समझने के लिए आप यहाँ बना सकते हो ये जो बनाई है ये है कोशिका और आप देख रहे हो ये दिखाई दे रही है कोशिका। इसका मतलब अंतःस्थिशियम भी है वो भी एक स्तरीय होती है। कोशिकाओं के एक स्तर बनी हुई है। वापस सुनिए बाह्यत्वचा के अंदर की ओर एक स्तरीय अंतःस्थिशियम पाई जाती है। जो परागकोश की बाह्यत्वचा से अंदर वाली भित्ति है जो कोशिकाओं की एक स्तर बनी हुई है। इस स्तर की जो कोशिका है या अंतःस्थिशियम की जो कोशिका है उनकी आंतरिक भित्ति पर ऐसी जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इनके लिए बोला गया है कि उनकी आंतरिक भित्ति पर अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती है। ये अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां यू आकार की होती है। वापस सुनिए अंतःस्थिशियम की जो कोशिका है उनमें विशेषता है कि उनकी आंतरिक भित्ति पर यू आकार की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। ये रेशेदार पट्टियां अल्फा सेलुलोज की होती है और इनके कारण ये अंतःस्थिशियम जो परत होती है ये आद्यताग्राही होती है।
या ह्यूमिडिटी एब्जॉर्बर होती है या नमी को अवशोषित करने वाली परत होती है। लेकिन जब नमी की अनुपस्थिति हो उस स्थिति को आप बोलोगे शुष्क, और शुष्क परिस्थिति आने पर या नमी की अनुपस्थिति में इनमें नमी प्राप्त नहीं हो पाती है, आपका ग्रहण नहीं कर पाती है, और उस स्थिति में इस परत की जो कोशिका है या ये जो परत है इसमें एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और उत्पन्न वो खिंचाव परागकोश के स्फुटन, साइंटिफिक वर्ड है परागकोश का स्फुटन, और स्फुटन को अपनी भाषा में बोलते हैं फटना, या फिर बोल सकते हो टूटना। तो तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब इस मिट्टी में शुष्क परिस्थिति आने पर खिंचाव उत्पन्न होता है तो परागकोश के स्फुटन में सहायक होती है और परागकोश स्फुटित हो जाता है। परागकोश का स्फुटित होना या परागकोश का फटना आवश्यक है, क्योंकि परागकोश के अंदर जो परागकण या लघु बीजाणु बनेंगे वो इस स्फुटित परागकोश से बाहर निकलते, जो आगे की प्रोसेसों में आप पढ़ो। अंतःस्थिशियम के अंदर की ओर 1 से 3 स्तरीय, जैसे ये लो, ये हो गया 1 स्तर, और बनाओगे ये हो गए 2 स्तर, और बनाओगे ये हो गए 3 स्तर। तब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अंतःस्थिशियम के अंदर की ओर 1 से 3 स्तरीय, आप कितने स्तर डायग्राम में दर्शा सकते हो, 1, 2 या 3। जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में 2 स्तर दिखाई दे रहे हैं, आप 3 स्तर भी बना सकते हो, 1 स्तर भी बना सकते हो। इसका मतलब भिन्न भिन्न आवृत्ति की जो पादप जो है उनमें मध्य परत जो है भिन्न भिन्न होती है, किसी में 1 स्तरीय, किसी में 2 स्तरीय, किसी में 3 स्तरीय होती है। और तब मैं आपसे वर्ड बोल रहा हूँ कि अंतःस्थिशियम के अंदर की ओर 1 से 3 स्तरीय मध्य परत पाई जाती है। इस परत की विशेषता है कि इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। आपको पता है, आपने 10th क्लास जूनियर क्लास में पढ़ा है कि कोशिकाओं में भित्ति और झिल्लियां पाई जाती है। इस परत की कोशिकाएं जो होती है वो पतली भित्ति वाली होती है। वह अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब उनका जीवन काल जो है वो कम होता है। अल्प का मतलब कम और कालिक का मतलब काल, इसका मतलब उनका जीवन काल जो है कम समय का होता है। और मध्य परत की कोशिकाएं या मध्य परत जो है शीघ्रता से नष्ट हो जाती है, और नष्ट होकर के इनके नष्ट होने से कोशिकाओं से निकला हुआ जो बीजद्रव है वो लघु बीजाणु या परागकोश की गुहा में उपस्थित जो बीजाणुजनक कोशिका है उन्हें पोषण कर देता है। और इस मध्य परत के अंदर की केवल 1 स्तरीय टेपिटम पाई जाती है। आप बोल सकते हो कि परागकोश की सबसे जो आंतरिक भित्ति है उसे टेपिटम के नाम से जाना जाता है। इस स्तर की कोशिकाओं की विशेषता है कि कोशिकाएं बड़ी होती है। आप देख रहे हो कोशिकाएं बड़ी बड़ी डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब इस स्तर की कोशिकाएं बड़ी, इसके साथ साथ स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है स्पष्ट केंद्रक। इसके साथ साथ इन कोशिकाओं में जो जीवद्रव है वो सघन उपस्थित होता है, बहुत मात्रा में जीवद्रव उपस्थित होता है। वापस सुनिए, परागकोश की सबसे आंतरिक जो भित्ति है उसे टेपिटम के नाम से जाना जाता है। या आप बोल सकते हो कि मध्य परत के अंदर की ओर केवल 1 स्तरीय, केवल 1 स्तरीय टेपिटम पाई जाती है। टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती है, उनका केंद्र स्पष्ट होता है, उनमें जीवद्रव बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये परत जो है यहाँ पर इन बीजाणुजनक कोशिकाओं से बनने वाले लघु बीजाणु पोषण प्रदान करती है। और पोषण प्रदान करने के कारण इनकी कोशिकाओं में जीवद्रव बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि आगे चल करके इन बीजाणुजनक कोशिकाओं से लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, और वो लघु बीजाणु यहाँ पर उपस्थित होंगे जो इन कोशिकाओं से निर्मित होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, ये लो एक कोशिका से लघु बीजाणु निर्मित हो गए, और उन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का जो कार्य करती है वो है सबसे आंतरिक परत टेपिटम। वापस सुनो, टेपिटम सबसे आंतरिक स्तर होता है, कोशिकाएं बड़ी, स्पष्ट केंद्रक, इसके साथ साथ कोशिकाओं में जीवद्रव सघन मात्रा में होता है। और अगर हम एक परफेक्ट टेपिटम को देखते हैं तो वो बहुकेंद्रीय होती है, अर्थात उनमें केंद्रकों की संख्या 2 से या 3 से अधिक हो जाती है। परफेक्ट टेपिटम, प्रारंभिक अवस्था में टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो
एक केंद्रीय होती है, लेकिन जब टेपिटम परिपक्व हो जाती है तो कोशिकाएं बहुकेंद्रीय हो जाती हैं, अर्थात उनमें केंद्रक की संख्या बढ़ जाती है। आगे देखिए, इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि सभी आवर्ती बीजी जो पादप होते हैं उनमें टेपिटम समान नहीं होता। सभी आवर्त बीजी जो पादप होते हैं उनमें टेपिटम समान नहीं होती है। आवर्ती बीजी पादपों में दो प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। नंबर 1 टेपिटम, उसका नाम है अमीबिया टेपिटम। नंबर 2 टेपिटम स्राविया ग्रंथि टेपिटम। वापस में आवर्ती बीजी जो पादप होते हैं उनमें ये जो सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम स्तर है वो सभी में समान नहीं है। किसी में टेपिटम अमीबिया टेपिटम प्रकार की होती है और किसी में स्राविया ग्रंथि प्रकार की टेपिटम होती है। देखिए सामने अमीबिया टेपिटम। इस प्रकार की जो टेपिटम होती है ये टेपिटम की कोशिका है। अमीबिया जो टेपिटम होती है उनमें कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है और कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से टूटने के कारण सभी कोशिकाओं का जो द्विद्रव है लघु बीजाणु नाली की गुहा में एकत्र हो जाता है और एकत्रित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है जैसे टेपिटम पेरिप्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। टेपिटम पेरिप्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। वापस टेपिटम जो है दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अमीबिया टेपिटम, नंबर 2 स्राविया ग्रंथि। अमीबिया टेपिटम जो होती है उनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है और टूटने से सभी कोशिकाओं का कोशिका निकल के बाहर आ जाता है और बाहर आकर के लघु बीजाणु नाली की जो गुहा है उसमें एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है और उस संरचना टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम के नाम से जाना जाता है। ये टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम यहाँ पर बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं इन बीजाणु जनक कोशिकाओं से जो लघु बीजाणु बनते हैं उन्हें पोषण प्रदान करता है और नाम रखा है अमीबिया टेपिटम। इस प्रकार की टेपिटम जो है टाइफा पादप में पाई। इस प्रकार की जो टेपिटम है वो टाइफा पादप में पाई जाती है। इसके अलावा आप और एग्जांपल देखना चाहते हो तो एलिफेंट जो आवर्ती बीजी पादप है उनमें इस प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। वापस लेंगे, सुनिए। सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम, कोशिकाएं कैसी बड़ी, कैसा है स्पष्ट केंद्र में, जीवद्रव कैसा है सघन है। सघन जीवद्रव का मतलब क्या है, क्योंकि ये कोशिकाएं या ये फल की कोशिकाएं जो होती है अंदर बनने वाले जो बीजाणु कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती है, उन्हें पोषण प्रदान करती है। और ये टेपिटम दो प्रकार की है। नंबर 1 अमीबिया टेपिटम या अमीबॉइडल टेपिटम। उसके लिए मैंने आपसे बोला है कि इस प्रकार की जो टेपिटम है ये आपने बना लिया सबसे आंतरिक टेपिटम स्तर। इस प्रकार की जो कोशिका या टेपिटम जो होती है उनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूट जाती है और उनके टूटने से उनका जीवद्रव बाहर निकल करके लघु बीजाणु नाली की गुहा में एकत्रित हो जाता है और एकत्रित होकर के एक संरचना का निर्माण करता है और उस संरचना को आपने नाम रखा है टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम। और ये टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम इस लघु बीजाणु नाली की गुहा में इन बीजाणु जनक कोशिकाओं से बनने वाले बीजाणु या लघु बीजाणु पोषण करता है। दूसरा प्रकार की जो टेपिटम है वो है स्राविया ग्रंथि। ऐसी टेपिटम या अमीबिया टेपिटम का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। टाइफा या एलिफेंट जो पादप होते हैं उनमें इस प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। स्राविया ग्रंथि नाम से स्पष्ट है। ग्रंथि जो होती है या ग्रंथि जो होती है उनकी कोशिकाएं बढ़ती नहीं है, अब तो वो पदार्थों का स्राव करती है। और तब मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूटती नहीं है, अब पितु कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से पदार्थों का स्राव होता है और स्रावित वह पदार्थ है यहाँ पर बनने वाले बीजाणु जनक कोशिकाओं से बनने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। और अधिकांश आवर्ती बीजी पादपों में स्राविया ग्रंथि प्रकार की टेपिटम पाई जाती है। वापस वो स्राविया ग्रंथि टेपिटम जो होता है उसमें कोशिकाओं की कोशिका भित्ति टूटती नहीं है, अपितु उनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से जीवद्रव का स्राव होता है
और वो छिद्र वहां पर बनने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। वापस सुनिए, जो स्रावी या ग्रंथि प्रकार की टैपिटम है या सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर जो टेक्सचर होती है, इस टैपिटम की कोशिकाओं की कोशिका वृद्धि रुकती नहीं है। अब 2 कोशिकाओं से जीवद्रव का स्राव होता है और स्रावित हुए जीवद्रव यहाँ पर बनने वाले जो लघु बीजाणु उन्हें पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु किससे बनेंगे? बीजाणु जनन कोशिकाओं से बनेंगे। कैसे बनेंगे? आप अगली प्रोसेस में पढ़ोगे। लघु बीजाणु जनन इन टैपिटम कोशिकाओं में कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। इन टैपिटम की जो कोशिकाएं, इनके अंदर कुछ गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है। ये गोलाकार संरचनाएं जो होती है वसीय प्रकृति की होती है। वापस लेके सुनिए, टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, ये आपने बना ली टैपिटम की कोशिका, इनके अंदर कुछ गोलाकार वसीय प्रकृति की संरचनाएं पाई जाती है। इन गोलाकार वसीय प्रकृति की जो संरचना है उन्हें प्रोयूबिस्काई के नाम से जाना जाता है। इन संरचनाओं को प्रोयूबिस्काई के नाम से जाना जाता है या प्रोयूबिस बॉडी के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर कुछ वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं और वसीय प्रकृति की इन गोलाकार संरचनाओं को प्रोयूबिस्काई या प्रोयूबिस बॉडी के नाम से जाना जाता है। बाद में इन गोलाकार संरचनाओं के चारों तरफ एक कठोर पदार्थ का जमा हो जाता है और उस कठोर पदार्थ का नाम स्पोरोपोलिन। बाद में ये वसीय प्रकृति की जो प्रोयूबिस्काई है, इनके चारों तरफ एक कठोर पदार्थ का जमा हो जाता है और उस कठोर पदार्थ को स्पोरोपोलिन के नाम से जाना जाता है। और अब इनको इन संरचनाओं को प्रोयूबिस्काई के नाम से नहीं, अब यूबिस्काई के नाम से जाना जाता है। आप बोल सकते हो प्रो का मतलब पहले वाली या प्रोयूबिस से बना है यूबिस्काई। जब वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाओं के चारों तरफ स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, तब उनको यूबिस्काई के नाम से जाना जाता है। लैंग्वेज सुनिए, यहाँ पर बीजाणु जनन कोशिकाओं से जो लघु बीजाणु बनते हैं, उनकी संरचना के 2 स्तर होते हैं, एक आंतरिक स्तर और एक बाह्य स्तर। या आप एक बोल सकते हो एक्टाइन बाहरी स्तर, एक्टाइन आंतरिक। और इनका जो बाहरी संरचना का स्तर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है और वो स्पोरोपोलिन या यहाँ पर बनने वाले लघु बीजाणु को वो स्पोरोपोलिन यूबिस्काई से प्राप्त होता है। वापस लेंगे सुनिए, टैपिटम की कोशिकाओं में वसीय प्रकृति की गोलाकार संरचना आपने नाम दिया प्रोयूबिस्काई। जब प्रोयूबिस्काई के चारों तरफ कठोर पदार्थ स्पोरोपोलिन का जमा हो जाता है, तब उन्हें नाम दिया यूबिस्काई। इन यूबिस्काई का ये स्पोरोपोलिन जो है, यहाँ पर बनने वाले जो लघु बीजाणु हैं, उनके बाह्य एक्जान स्तर के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर बीजाणु जनन कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और निर्मित होने वाले लघु बीजाणु का जो बाहरी स्तर होता है या उनकी संरचना का बाहरी स्तर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है और वो स्पोरोपोलिन जो है उन्हें यूबिस्काई से प्राप्त होता है। परागकोश की संरचना वृत्ति वाला भाग पूर्ण हो गया। सबसे बाहर वृत्ति एक स्तरीय नाम है बैक, उससे अंदर की ओर वृत्ति अंतःस्थीय एक स्तरीय नाम है एंडोथीसियम या अंतःस्थीय। इसकी विशेषता अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टी है। इसकी प्रकृति के कारण आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, लेकिन आर्द्रताग्राही प्रकृति के होने के कारण शुष्क परिस्थिति आने पर आर्द्रता ग्रहण या आर्द्रता प्राप्त नहीं होती है, कोशिकाओं में खिंचाव उत्पन्न होता है, वो इस परागकोश के स्फुटन में सहायक होता है। उससे अंदर वाली जो वृत्ति है वो 1 से 3 स्तरीय होती है, नाम है मध्य परत। आपको पता है मध्य परत की कोशिकाओं की वृत्ति पतली, में कोशिकाओं का जीवन काल होता है वो अल्पकालिक होता है। इसका मतलब ये परत जो है शीघ्र नष्ट हो जाती है और उसके नष्ट होने से प्राप्त जो जीवद्रव्य यहाँ पर बनने वाले या यहाँ पर उपस्थित जो बीजाणु जनन कोशिकाएं या उनसे बनने वाले लघु बीजाणु उन्हें पोषण प्रदान कर देती है। सबसे आंतरिक परत टैपिटम है, कैसी है, बड़ी कोशिका है, कैसा है, स्पष्ट केंद्रक है,
कैसा है? जीवद्रव्य की मात्रा कोशिकाओं के अंदर बहुत अधिक है। परिपक्व अवस्था में कोशिकाएं कैसी हो जाती है? बहुकेंद्रीय हो जाती है। दो प्रकार की है टेपिटम। कुछ पादपों में टेपिटम अमीबिया टेपिटम, अधिकांश आवृत्तिबीजी पादपों में श्राव्य ग्रंथि टेपिटम पाई जाती है। इस प्रकार की टेपिटम की कोशिकाओं की भित्ति टूट जाती है। टूटने से कोशिकाओं का जीवन गुहा में आ जाता है और गुहा में आकर एकत्रित हो जाता है और एक संरचना का निर्माण करता है। नाम रखा था टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम। ये टेपिटल पेरिप्लाज्मोडियम यहाँ पर बनने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। दूसरी श्राव्य ग्रंथि टेपिटम जो आपने पढ़ी थी उसमें आपने पढ़ा था कि इस टेपिटम की कोशिकाओं की भित्ति टूटती नहीं है। अब तो कोशिकाओं से ग्रंथियों की भांति स्राव होता है और वो स्राव पदार्थ जो है वहां पर बनने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। फिर आपने पढ़ा कि इनकी कोशिकाओं में गोलाकार प्रकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं, वैसे प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। आपने नाम रखा प्रोयूबिस्का। बाद में के चारों कठोर पदार्थ का जमा हो जाता है, नाम रख दिया यूबिस्का। कठोर पदार्थ का नाम है जो जमता है स्पोरोपोलिन। और ये स्पोरोपोलिन जो है यहाँ पर बनने वाले लघु बीजाणु के बाह्य स्तर के निर्माण में या बाह्य छोर के निर्माण में सहायक। आप पढ़ोगे आगे चलकर लघु बीजाणु की संरचना के दो स्तर, एक बाह्य छोर, एक अंतर छोर। और बाह्य छोर जो है वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। वो स्पोरोपोलिन हमें यूबिस्का से प्राप्त होता है। परागकोश की संरचना का दूसरा भाग है बीजाणु जनन उत्तक, या आप बोल सकते हो बीजाणु जनन कोशिका, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं अगर उपस्थित है तो आप उन्हें उत्तक नाम दे सकते। लेंगे सुनिए, परागकोश की भित्तियों से आश्रित कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है या इन भित्तियों से आवृत है, चारों से भित्तियों से घिरा हुआ है और एक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। और ये सभी बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती है वो द्विगुण होती है और इन कोशिकाओं के समूह को नाम दे दिया बीजाणु जनन उत्तक। लेंगे सुनिए, आवृत्तिबीजी पादपी नहीं। अगर हम हमारी प्रत्येक कोशिका को देखते हैं तो कोशिका द्विगुणित होती है। आप लिखते हो, अगर मानव की कोशिका के बारे में आप लिखते हो तो लिखते हो 2n = 44 प्लस xx, या लड़ की बात करें 2n = 44 प्लस x। आप ऐसे नहीं लिख सकते n = 44 प्लस xx। अगर ऐसा लिखा है तो ड्रॉ। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, उसी प्रकार आवृत्तिबीजी पादपों की शरीर की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। आप किसी भी कोशिका को देखो, चाहे आप बाह्य त्वचा की कोशिका देखो, चाहे अंतःस्थितियम की कोशिका देखो, किसी भी परत की कोशिका है या इनके अंदर जो भी कोशिकाएं दिखाई दे रही है वो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा था विभाजन। आपने दो प्रकार का विभाजन पढ़ा था, समसूत्री विभाजन। दूसरे प्रकार का विभाजन पढ़ा था अर्धसूत्री विभाजन। आपने पढ़ा था कि ऐसे विभाजन में एक से दो कोशिका बनती है और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान। आपने पढ़ा था कि ऐसी जो कोशिकाएं होती है, ऐसी जो कोशिकाएं होती है उनमें या अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से चार कोशिका बनती है और बनने वाली चार कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आती होती है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2 है तो यहाँ पर संख्या हो गई n। इसका मतलब एक कोशिका से चार कोशिका बन गई और बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आती है। ऐसा आपको आवश्यक है। अगला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, ये जो बीजाणु जनन कोशिका है, ये बीजाणु जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती है। आप ऐसा ऑलरेडी जानते हैं। ये बीजाणु जनन कोशिकाएं पोषण प्राप्त करती हैं और पोषण प्राप्त करके आकार में कुछ बड़ी हो जाती है और अब इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है। वापस सुनिए, लघु बीजाणु नाली की गुहा में पाई जाने वाली जो बीजाणु जनन कोशिका है वो पोषण प्राप्त करती है। आपको पता है पोषण कहां से प्राप्त करेंगे, या तो मध्य परत के नष्ट हो जाने से या फिर टेपिटम। पोषण प्राप्त करके आकार में कुछ बड़ी हो जाती है और आकार में बड़ी इन कोशिकाओं को
लघु बीजाणु मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जाना जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसका मतलब ये कोशिकाएं लघु बीजाणु का निर्माण करेगी, इसलिए उन्हें नाम दे दिया मात्र कोशिका, तब नाम दिया लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कोशिका द्विगुणित है क्योंकि इनमें कोई भी विभाजन नहीं हुआ, केवल पोषण प्राप्त किया है और आकार में बड़ी है। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और आपको बताया भी कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती और बनने वाली जो चारों कोशिकाएं आप देख रहे हो वो गुणसूत्र की संख्या उनमें जनक कोशिका से अधिक। वापस सुनिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, लेकिन बनने वाले चारों लघु बीजाणु जो है अलग अलग नहीं, एक चतुष्क में उपस्थित होते या एक टेट्राड में उपस्थित होते और चतुष्क में यहाँ पर ये जो भित्तियां आपको दिखाई दे रही कैलोस की भित्ति से जुड़े रहते हैं। बनने वाली चारों कोशिकाएं या चारों लघु बीजाणु जो है वो अलग अलग नहीं होते, वो आपस में कैलोस की भित्तियों से जुड़े रहते हैं। वापस बीजाणु जनन कोशिका पोषण प्राप्त करती है, आकार में बड़ी हो जाती है, तब से लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनने की यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। वापस सुनिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनने की यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानी जाती है। बनने वाले चारों लघु बीजाणु अगुणित होते हैं क्योंकि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो थी उसमें अर्धसूत्री विभाजन से बनी थी, वो द्विगुणित थी। बनने वाले लघु बीजाणु अगुणित होते और 4 लघु बीजाणु बन गए, अर्थात ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4 लघु बीजाणु। लेकिन बनने वाले चारों लघु बीजाणु जो है अलग अलग नहीं होते, एक चतुष्क में उपस्थित होते या 4 के जोड़े में उपस्थित होते हैं और चतुष्क में यहाँ पर कैलोस की परतों से जुड़े रहते हैं। ये जो दिखाई दे रही है इनके बाद ये कैलोस परतें हैं जिनकी सहायता से चतुष्क में चारों लघु बीजाणु जुड़े रहते हैं और आवृत्ति विधि पादपों में ये जो चतुष्क है या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से बनने वाले जो लघु बीजाणु है वो भिन्न-भिन्न प्रकार के चतुष्कों में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब बनने वाले सभी चतुष्क जो है वो समान नहीं होते, किसी पादप में चतुष्क अलग प्रकार का होता है, किसी पादप में चतुष्क अलग प्रकार का होता है। 4 लघु बीजाणु जोड़े में तो चारों उपस्थित होते हैं या चतुष्क में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति की दशा भिन्न-भिन्न है, अर्थात ये चतुष्क निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला चतुष्क आप पढ़ने पर चतुष्फलकीय या टेट्राहीड्रन। इस प्रकार का जो चतुष्क है उसे एक तल से देखते हैं तो उनमें केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु उनके पीछे उपस्थित होता है। ऐसा चतुष्क चतुष्फलकीय नाम से जाना जाता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं, आगे आप वर्गीकरण पढ़ोगे, आवृत्ति विधि पादपों का वर्गीकरण वहां पर आप पढ़ोगे द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। अधिकांश जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो लघु बीजाणु चतुष्क होता है वो चतुष्फलकीय प्रकार का होता है। इस प्रकार का चतुष्क में एक तल से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, चौथा उनके पीछे उपस्थित होता है जो दिखाई नहीं देता है। और ऐसा अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इस प्रकार का चतुष्क पाया जाता है। नंबर 2 समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेट। इस प्रकार के चतुष्क में एक तल से देखने पर 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, एक ही तल से देखने पर 4 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। ऐसा चतुष्क जो है वो समद्विपार्श्विक कहलाता है और ऐसा चतुष्क अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। दूसरा टॉपिक आपने जो पढ़ा है लघु बीजाणु जनन, आपने पढ़ा है कि बीजाणु जनन कोशिकाएं पोषण प्राप्त करती है जो द्विगुणित होती है, आकार में बड़ी हो जाती है और निर्मित करती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो निर्मित हुई है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। तब आपने लैंग्वेज बोली कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनने की यह प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन के नाम से जानी जाती है। लेकिन बनने वाले 4 लघु बीजाणु अलग अलग नहीं होकर के एक चतुष्क में उपस्थित होते हैं।
और चतुष्क में आपस में कैरोज की परतों से जुड़े रहते हैं और भिन्न भिन्न आवृत्ति की पादपों में ये जो चतुष्क है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला चतुष्क आपने देखा, द्विबीजपत्री पादपों को हम देते हैं तो ऐसा चतुष्क उनको उपस्थित होता है चतुष्फलकीय या टेट्राहीड्रल। इस प्रकार के चतुष्क में एक तल से देखने पर केवल 3 लंबे दिखाई देते हैं, चौथा इनके बीच उपस्थित होता है। दूसरा आपने पढ़ा समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। इस प्रकार के चतुष्क में एक तल से देखने पर 4 लंबे दिखाई देते हैं और ऐसा जो चतुष्क बनता है वो एक द्विबीजपत्री पादप बनता है।